कैसे हैं दोस्तों। वेलकम है आपका तक्षशिला यूके में। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप री एग्ज़ाम या आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को ज़रूर सीरियसली देंगे और 2026 में आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा और आप अंतिम चयन सूची में अपना नाम लेकर के आएंगे। देखिए, जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके अंत तक भी पहुंचते हैं और जब अंत तक पहुंचते हैं तो वो सबसे खूबसूरत जो है लम्हा होता है किसी के भी जीवन का। इसलिए हमने कंप्यूटर की जर्नी जब स्टार्ट करी थी तो क्लास नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते आज हम क्लास नंबर 22 जो कंप्यूटर के सेलेबस यानी कि यूके ट्रिपल एस सी सेलेबस की आज हमारी अंतिम क्लास है। कंप्यूटर की अंतिम क्लास नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं PYQ करवाऊँगा आपको। इसके अलावा अगर कोई भी अन्य टॉपिक है जो मुझे लगेगा कि यार ये महत्वपूर्ण है या यहाँ से सवाल कभी बन सकता है, वो टॉपिक्स भी मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ठीक है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस क्लास जो है हमारी वो चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। 22वीं क्लास ये है और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। देखिए, आप मेरा यकीन करना, अगर आप ये क्लासेस कर लेते हैं तो आपके जो सवाल गलत होने की संभावना है वो लगभग शून्य पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे भी आपको पता है कि अगर क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे मैं आपको वहाँ पे जानकारी दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आज एक क्लास आने वाली है, यानी कि जो हम बात करेंगे जो अभी पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें जो कॉल आ रही है उसकी सच्चाई क्या है। साथ ही साथ उस पर हम लोग बताएंगे कि अगर वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट को मांगा जा रहा है, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। रात को लाइव 8 बजे यानी कि 8 PM में आप और मैं मुलाकात करेंगे और 8 बजे हमारी मुलाकात होगी लाइव। वहीं पे आपके सवालों के जवाब और ये जो जानकारी है ये मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे अपनी क्लास को लेकर के। ठीक, देखिए, एक हमारे सिलेबस में टॉपिक है जिसे IT एक्ट बोलते हैं। यानी IT मतलब दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये कब का है दोस्तों? ये 2000 का है। ठीक, देखिए, पेपर में इतनी डिटेल में बात नहीं करता जितनी डिटेल में मैंने बात करी है। ये क्लास केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपके अधिकारों का, आपको पता होना चाहिए कि नियम क्या कहते हैं। कभी आप कोई गलती ना कर दे जीवन में, और यदि आप किसी गलती से शोषित हो रहे हैं तो आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है इस वाली क्लास को आपको। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सबसे पहला बात है दोस्तों, कब आया? 2000 में। हमारे पेपर में लगभग इतनी ही बातें करता है, इससे ज़्यादा अभी तक पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन आराम से देखना। देखो, संसद में पारित किया मई 2000 में। आप सभी जानते हैं कि यदि कोई भी विधेयक जब आता है, विधेयक समझते हैं आप लोग? ठीक है, समझ लो एक प्रस्ताव मान लीजिए उसे। जब वो आता है तो वो संसद जाता है। संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ से पास होता है। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो आर्टिकल 111 का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो दो तरीके की शक्ति होती है, एक तो आप उसे पास करते हो या फिर आप आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके, जिसे हम राष्ट्रपति की वीटो पावर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दो ही तरीके का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति, और अगर वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो जो विधेयक था वो क्या बन जाता है? वो एक अधिनियम बन जाता है। आप लोगों की पॉलिटी कैसी है? अगर पॉलिटी आपकी अच्छी है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना अगर कहोगे तो मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, और सच कह रहा हूँ पॉलिटी पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो फिर ये बना, और ये कब से लागू हुआ दोस्तों? ये 17 अक्टूबर 2000 से हमारे यहाँ भारत में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में लागू किया था। इवन उस समय देखिए जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 मिला हुआ था। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें लागू नहीं होती थी, लेकिन IT एक्ट ऐसा था जो वहाँ पर भी लागू हुआ था उस समय। ठीक है, ये सवाल कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि कुल कितनी धाराएं जो थी वो IT एक्ट 2000 में थी। तो दोस्तों 13 अध्याय में इसको बांटा गया था और यहाँ पे 94 धाराएं इसमें शामिल करी गई थी। ठीक, उसके बाद इसी IT एक्ट में एक बार आपका अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है। कब? 2008 में, विद डेट भी मैंने लिख दिया था इसमें। 23 दिसंबर 2008 में यहाँ संशोधन होता है, और ये संशोधन लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2009 से। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आप मोटा मोटा याद रखना कि IT एक्ट कब आया बच्चों? 2000 में आया। इसमें संशोधन कब हुआ? 2008 में हुआ। ठीक है, कुल कितनी धाराएं थी? 19 धाराएं इसमें शामिल थी। ठीक, जब इसको बनाया गया था 2000 में, तो ये आधार क्या था? बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? क्यों? क्योंकि जो UN था ना, यूनाइटेड नेशन का जो मॉडल लॉ ऑन इन ई कॉमर्स था। ई कॉमर्स का मतलब जो आपका
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से या ऑनलाइन जो आपका व्यापार स्टार्ट हुआ था यूएन के थ्रू 1996 में, तो उसको मान्यता देने के लिए, उसमें अपने आप को सूचीबद्ध करने के लिए और हमें उसको आधार बनाया गया ताकि हम भी उसमें शामिल हो सकें, तब जाकर के हमने आईटी एक्ट 2000 लाया। इस आईटी एक्ट 2000 में देखो दोस्तों, हमें दो जो है वो कानूनी मान्यता मिली। पहली, ई कॉमर्स को जो है वो कानूनी मान्यता किससे मिलती है, कानूनी मंजूरी किससे मिलती है, इसी आईटी एक्ट 2000 से मिलती है। देखिए, ये सवाल सीधा पेपर में पूछा जाता है कि ई कॉमर्स को भारत में जो कानूनी मान्यता है वो किससे प्राप्त हुई, तो आईटी एक्ट 2000 से प्राप्त हुई। साथ ही साथ जो डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता मिली वो भी आपकी आईटी एक्ट 2000 से मिली। आप देखते हैं ना, किसी डॉक्यूमेंट को अगर आपने बनवाया है तो उसमें साइड में नीचे डिजिटली साइन लिखा आता है, ठीक है, तो वो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट यहाँ पर चलेगा। इस चीज़ की मान्यता कब से आई है, वो आईटी एक्ट 2000 से यहाँ देखने को मिली है, ठीक है। आई थिंक ये सारी बात आपको क्लियर हुई होगी। देखो, अधिकतर अगर अभी तक सवाल आता नहीं तो अधिकतर अगर हमारे पेपर में सवाल आएगा तो वो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है, इससे बाहर जाएगा नहीं, ठीक। लेकिन हमें इसे और अच्छे से समझना है, इसलिए इसमें जो जितनी धारा है, 94 धारा है, 94 धारा में से जो इम्पोर्टेंट धाराएँ हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, ठीक है। आप उसे पढ़ लोगे, आप इवन आपका जो एसआई का एग्ज़ाम होगा, आप एसआई के एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ ये आपको काम करेगा। इसके अलावा यूपीएसआई में जो आपका मूल विधि पूछी जाती है, उस मूल विधि के लिए भी ये आपको काम करेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं बात को आगे, ठीक। देखिए, धारा 2 में बताया गया है कि परिभाषाएं बताई गई हैं कि आप इंटरनेट किसे कहते हो, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर किसे समझेंगे, और साइबर कैफ़े, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। इस तरीके की जो है परिभाषाएं वो धारा 2 में रखी गई है, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसके अलावा देखो, धारा 4 आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सूचना की विधि मान्यता। यहाँ क्या कहा गया है, जैसे कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट केवल अगर एक हार्ड कॉपी यानी कि आपके पेपर पर निकला हुआ है तो उसकी मान्यता तो है ही, साथ ही साथ इसमें धारा 4 ये भी कहती है यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास डिजिटली है, आपके फ़ोन में है, तो भी उसकी मान्यता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें कोई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि हमें तो हार्ड कॉपी दिखाओ, हम फ़ोन वाले को नहीं मानेंगे, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि धारा नंबर 4 क्या कहती है आईटी एक्ट 2000 की, कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक सूचना है उसे भी उतनी ही मान्यता है जितनी किसी पेपर में छपे हुए डॉक्यूमेंट को मान्यता, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जरूर क्लास देखना और जरूर पूरा देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने लिए पसंद आएंगी, अपने लिए समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा जो धारा 6 है, धारा 6 भी बहुत अच्छी है, कहते हैं कि सभी कार्यालय और प्राधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक सूचना मान्य होगी, यानी कि जो आपके ई पेपर्स हैं, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी है, ईमेल्स है, वो मान्य होगी। कोई भी कार्यालय या कोई भी आपकी अथॉरिटी उस चीज़ को मना नहीं कर सकती मानने के लिए, ठीक है। ये धारा नंबर 6। धारा नंबर 43 आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट धारा है। ये क्या कहती है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से छेड़छाड़ करता है तो, यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी के कंप्यूटर में, किसी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, फ़ोन भी आ जाता है दोस्तों, किसी के फ़ोन में, किसी के इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण होगा, कोई कंप्यूटर होगा, उसमें अगर किसी व्यक्ति के द्वारा छेड़छाड़ करी जाएगी तो उसको इसका अपराधी माना जाएगा, और इस अपराध के लिए उसको 3 वर्ष तक की सज़ा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, किसी की परमिशन के बिना किसी के कंप्यूटर, किसी के फ़ोन में छेड़छाड़ करना बिल्कुल अपराध है, तो किसी के कंप्यूटर में घुसना नहीं है, किसी के फ़ोन को छेड़ना नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक, ये धारा 43। धारा 48 बहुत महत्वपूर्ण है और ये ध्यान से बहुत आराम से समझना। देखो, धारा 48 में कहा गया है कि साइबर अपीलीय अधिकरण की स्थापना करेगी केंद्र सरकार। मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई समस्या है, कोई साइबर, आपको कोई अपील करनी है, किसी के खिलाफ आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है, तो उसके लिए एक अधिकरण होना चाहिए, तो उसी अधिकरण की स्थापना की बात करी गई है। वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो ऐसे ही एक अधिकरण की स्थापना कब हुई दोस्तों, 2006 में हुई, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसके जो पहले हेड बने थे दोस्तों, वो बने थे जस्टिस राजेश टंडन साहब, ठीक है। दोबारा सुनो, साइबर अपीलीय अधिकरण बना, जिसकी स्थापना 2006 में हुई, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था, और इसके पहले हेड बने थे जस्टिस राजेश टंडन, ठीक। फिर बाद में 2017 में इस साइबर अपीलीय अधिकरण का विलय कर दिया गया, और ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण। ये अभी इस
नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान हेड भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जस्टिस DN पटेल साहब इसके वर्तमान हेड हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ से कई बार सवाल क्या बना है, ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया है यदि कोई साइबर मामला है और उसमें कोई आपका क्या होता है, कोई निर्णय आता है और उस निर्णय को आपको लगता है कि ये निर्णय सही नहीं है, ठीक है, तो इस निर्णय के विरुद्ध आप 25 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पेपर में जब बनेंगी तो बड़ा परेशान करती हैं, ठीक। साथ ही साथ इस साइबर अपीली अधिकरण का जो हेड होता है उसके जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा, या इन दोनों में जो पहले होगा वो उसका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि मान लिए कि साइबर अपीली अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा 60 दिन है। ये सवाल आपका SI परीक्षा में पूछा गया था 2021 में, ठीक है। यानी कि यदि एक तो निर्णय आया, उस निर्णय के खिलाफ आप मान लीजिए कोई भी ऐसा निर्णय आता है, उस निर्णय के खिलाफ अगर आप अपील करना चाहोगे तो 25 दिन के अंदर कर सकते हो। आपने अपील करी, अपील करने के बाद फिर दूसरा निर्णय आया, यानी कि साइबर अपीली अधिकरण का कोई आदेश आया और आपको लगता है कि यार ये आदेश भी ठीक नहीं, तो उसके लिए री अपील करने का जो समय है वो कितना है बच्चों, वो 60 दिन है। यही सवाल आपके पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये धारा 48 के अंदर सारी बातें हैं। साइबर अपीली अधिकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद देखो धारा 65 है। धारा 65 में क्या कहते हैं कि कंप्यूटर साधन कोड या दस्तावेज से छेड़छाड़। धारा अभी जो आपने देखी थी पीछे, ये धारा थी आपकी धारा 43, यानी इसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर यानी कि वो हार्डवेयर की बात कर रहा था, ठीक है, किसकी बात, हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ करेगा तो भी समस्या है। और यहाँ पे जो धारा 65 है ये कहती है कि सॉफ्टवेयर के विषय में, यदि आप कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई विंडो है या कोई भी चीज़ है, उसके साथ कोई भी अगर आप क्या करते हो, छेड़छाड़ करते हो, तब भी आपको सजा का प्रावधान है, 3 वर्ष की सजा और 5 लाख जुर्माना। जो वहाँ था वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 66 और धारा 67 और धारा 69, ये 2-3 धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। यानी कि धारा 66 क्या कहती है कि किसी सूचना या वेबसाइट को हैक करना एक कानूनन अपराध है, ठीक है। यदि आपने मान लिया कोई वेबसाइट या कोई अन्य चीज़ हैक कर ली तो आपको साइबर क्राइम का दोषी माना जाएगा और आपके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा चलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, साइबर क्राइम के जो भी मुकदमे होते हैं वो सीधा हाई कोर्ट के अंदर चलते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। कहाँ चलते हैं, सीधे हाई कोर्ट के अंदर। देखिए अब इसमें देखो जैसे 66A है, ए का मतलब क्या है बच्चों कि ये बाद में जोड़ा गया है, यानी संशोधन हुआ है, ठीक है। जो अभी हमने बताया था कि IT एक्ट 2000 में संशोधन कब हुआ, 2008, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो 2008 में फिर जोड़ी गई हैं। अब ध्यान से समझना, देखो आपको पॉलिटी जब आप पढ़ते हो तो वहाँ 2 तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा 43 स्मॉल a, 43 स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑलरेडी जब संविधान बना था ये शामिल थे। लेकिन अगर मैं वही लिखता हूँ 43 कैपिटल A, तो जहाँ भी कैपिटल A आता है वो उसका मतलब होता है कि इसको बाद में संशोधित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर पता रहती है तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। अब देखो 66A धारा क्या कहती है, इसमें क्या कहते हैं, इंसेंट द्वारा धमकी, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी को कोई भी धमकी दी है तो आप सजा के हकदार हो, आप अपराधी माने जाओगे। साथ ही साथ देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो आप सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करना, यहाँ पर उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रख लो, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करना, इसको किस में रखा गया है, अपराध की श्रेणी में। देखिए हुआ क्या था दोस्तों, 2015 का मामला था, श्रेया सिंगल का एक केस था जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी। हुआ क्या था कि उस समय ठाकरे साहब का निधन हुआ तो इन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया था इंटरनेट पे, इसको पकड़ लिया पुलिस ने, क्योंकि वहाँ शिवसेना वगैरह बहुत एक्टिव रहती है। पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में चले गए, जेल में लेके चले गए, तो ये चली गई सीधा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसने कहा कि भैया ये तो अधिकार मेरा होना चाहिए कि मुझे आर्टिकल नंबर 19 मिला है, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, तो मुझे कैसे गिरफ्तार किया। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस धारा 66A को क्या कर दिया, यहाँ से खारिज कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना, धारा 66A को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा मामला था। वर्तमान में भी धारा 66A अब नहीं है, यानी कि सोशल मीडिया आपत्तिजनक पोस्ट इसको नहीं माना जाता 66A को, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी मान करके हम इसको आर्टिकल 19 में शामिल करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या है, लेकिन फिर भी पता क्या चल रहा था, फिर भी लगातार यहाँ पे लगभग 2022-23 तक इसी एक्ट के तहत
धारा 66A के तहत गिरफ्तारियां चल रही थी, ठीक है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में बोला, तो तब से अब यहाँ पर कोई गिरफ्तारी वगैरह इसमें नहीं चल रही है, ठीक है। उसके बाद धारा 66B, यानी ये क्या कहता है कि चोरी किए गए कंप्यूटर। अब देखो बहुत समझने वाली बात है, धारा 66B इंपॉर्टेंट है, जीवन में आप लोग देखते हो क्या। अब होता क्या है, भारत में एक चीज़ ज़्यादा चलती है कि भैया सस्ती मिल जाए कोई चीज़, बस क्या मिल जाए, सस्ती। हमारा पहला मोटो क्या होता है, सस्ती, ठीक है। यानी कोई 20 रुपए के 4 गोलगप्पे दे रहा है, बहुत अच्छे हाइजेनिक है, वो हम नहीं खाएंगे। अगर कोई 10 रुपए के 4 दे रहा है तो वो हम खाएंगे, ठीक है। उससे हमें कोई मतलब ज़्यादा होता नहीं है। ध्यान से सुनो, जैसे जैसे कोई चोरी किया गया मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या कोई संचार, कोई अन्य युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड, ठीक है, समझे। यानी कि अगर कोई आपको मोबाइल बेचता है और कहता है कि जी मार्केट प्राइस तो इसका 5,000 रुपये है, अब तो खैर 5,000 में कौन से मोबाइल आ रहा है, मान लीजिए 50,000 रुपये, आप 5,000 में रख लो, तो हमें क्या लगेगा, यार मोबाइल तो ठीक है 5,000 में रख लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज़ चोरी की हुई तो वो आपको फिर दंड का भागीदार आप हो जाओगे, भले ही वो आपने किसी से खरीदा हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी जो चोरी की हो, खासकर कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या कोई भी संचार की जैसी युक्ति हो, कोई भी चीज़ ऐसी, ठीक है, उसको यहाँ पर नहीं खरीदना है। 66B में है। 66C में क्या है, पहचान चोरी करने के लिए दंड है। पहचान चोरी करने का मतलब है यदि आप किसी का पासवर्ड हैक कर लेते हो, यदि आप किसी का पासवर्ड पता कर लेते हो, आप OTP पता कर लेते हो, ठीक है, तो ये भी आपका सजा का भागीदार है और इसमें भी 3 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना यहाँ पे माना जाएगा। धारा 66D, कंप्यूटर संसाधन द्वारा प्रतिरूपण करके छल करने के लिए दंड। यानी अगर आपने किसी ने कंप्यूटर की आपने रिप्लिका बना ली, उसकी कॉपी बना ली और आप उससे क्या कर रहे हो, उससे छल कर रहे हो, उससे धोखा दे रहे हो किसी को, यानी आपने कोई फेक ID बना ली, तो आप क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, वो आप गलत कर रहे हो, आपको भी सजा हो सकती है, ठीक है। इस प्रावधान में 3 वर्ष का कारावास है और 1 लाख रुपए जुर्माना यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 66E बहुत महत्वपूर्ण है, देखो, एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड है, ठीक है। यानी कि यदि आप किसी व्यक्ति की प्राइवेसी भंग करते हो, इसका क्या मतलब है, यदि आप किसी व्यक्ति की बिना सहमति के गुप्तांग क्षेत्र, यानी कि किसी की न्यूड पिक्चर खींच लेते हो, किसी की ऐसी फोटो खींचते हो जो आपत्तिजनक हो फोटो, तो ये आपका सजा है। तो आप ये काम नहीं कर सकते, यानी कि आप किसी की परमिशन के बिना ये सारा काम नहीं कर पाओगे। इसमें भी आपको 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है और 2 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ ये दंड स्वरूप रखा गया है। एपस्टीन फाइल आई है दोस्तों, ठीक है। एपस्टीन फाइल का बड़ा काम चल रहा है, पूरा जो शोर शराबा है इसका एपस्टीन फाइल का इस समय। तो आपको एपस्टीन फाइल के बारे में क्या कुछ जानकारी है, और अगर जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे भाइयों मुझे, ठीक है। एपस्टीन फाइल, ठीक, ध्यान रखिए। धारा 66F, इसमें साइबर आतंकवाद के लिए दंड की बात करी गई है। मतलब क्या है कि यदि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, किसी मीडिया का इस्तेमाल करके, यदि आप किसी पड़ोसी देश के साथ आतंकवादी गतिविधियों में या इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, तो आप पे धारा 66F के तहत आपको आजीवन कारावास करी जा सकती है। उसके बाद देखिए धारा 67 क्या कहती है यहाँ पे, जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अश्लीलता का प्रादेशन करेगा। यानी कि अगर कोई ए व्यक्ति है और वो बी व्यक्ति को पिक्चर सेंड करता है, वो न्यूड पिक्चरें हैं या पोर्नोग्राफी सेंड करता है, तो ये भी एक अपराध है। तो सोच समझ के चीज़ें करनी। वैसे तो मुझे तुम पे भरोसा है, तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं खुरापाती, तो ध्यान रखना, 3 वर्ष जेल हो जाएगी, 5 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। धारा 67A, IT के माध्यम से लैंगिक अपराध, ठीक है। लैंगिक अपराध अगर होता है, यानी कि A जो है वो B को, फीमेल अगर कोई है उसको वो सेंड करता है कोई पिक्चर, न्यूड पिक्चर, कोई पोर्नोग्राफी, या उस महिला की पिक्चर को इंटरनेट पर पोस्ट करता है। ये ध्यान रखना, तुम लोग, पता है मुझे कि अगर किसी महिला की जानकारी के बिना कोई भी पिक्चर इंटरनेट पर पोस्ट कर दी उसकी, तो भाई धारा 67 तैयार रहना, पुलिस दरवाजे पर होगी और आपको 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा चलन जो है इस समय है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया का ध्यान रखना है भाई। धारा 67B क्या कहती है कि IT के माध्यम से अवयस्क को अश्लीलता, कामुकता वाली सामग्री भेजना, वो तो महिला के विषय में, और ये है अवयस्क, यानी कि कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको, उसका ध्यान रखना, उसको कोई अश्लीलता या कामुकता भरी कोई सामग्री सेंड करता है इंटरनेट पे, मोबाइल पे या कहीं भी, तो वो भी एक सजा का प्रावधान है।
5 वर्ष तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, अच्छा नोट करके मैंने वैसे लिख दिया है कि यदि मान लिया 67 और 67 में किसी को अपराध होता है यानी 5 साल का जेल है, लेकिन वो सजा काटने के बाद फिर से यही काम करता है यानी कि इस अपराध की पुनरावृत्ति करता है, तो उसको अगली बार 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान सरकार ने किया है। उसके बाद धारा 71 क्या कहती है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए दंड है, यानी कि यदि आपसे कोई जानकारी मांगी जाती है और आपने जानकारी सही न देकर अपनी पहचान छुपा करके बता दिया तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। यानी जैसे आपने अगर EWS बनवा लिया और जैसे कोई SC का सर्टिफिकेट बनवा लेता है तो आपने अपनी पहचान पे छुपाई, जैसा भी आपने वो किया ना, ये DELED जो चल रहा है, DELED अन्य प्रदेशों से करके आ रहे हैं फिर उत्तराखंड में, तो ये बड़ा माहौल इस समय बना हुआ है। यदि आप ऐसा काम करते तो आप धारा 71 के खिलाफ IT एक्ट में सजा के पात्र बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या हो सकती है, सजा यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर धारा 69A, ठीक, तो यहाँ पे धारा 69 है यानी कि सरकार को जो इंटरसेप्ट, यानी अगर सरकार किसी चीज़ की जासूसी करना चाहती है, आप पर निगरानी रखना चाहती है, तो उसका अधिकार सरकार को मिलता है धारा 69A में। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा सरकार को ऐप्स जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा भी देखा था आपने कि चाइनीज़ कुछ ऐप्स थे जो सरकार ने क्या कर दिए थे, आपके बैन कर दिए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एक कुल मिलाकर के आपका IT एक्ट क्या है, 2000 का IT एक्ट है। इसमें मैंने धाराएं वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैंने यहाँ पर कवर कर दी। ठीक है, ये कंप्यूटर की UKSSC सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारी आज लास्ट कक्षा है। इसके अलावा हम लोग अब कंप्यूटर में जो PYQs हैं या जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स हैं जो इसके अलावा हो सकते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी क्लासेस को देखेंगे। क्लास की PDF चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे मेरे साथ, वहाँ आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक, और जैसे मैंने बताया कि रात को 8 PM का शो है और मुलाकात होगी आप लोगों से लाइव, जिसमें बात करेंगे कि ये पुलिस कोल का क्या मसला है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अनिवार्य हैं। साथ ही साथ आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे रात को 8 बजे आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोट्स बहुत अच्छे बनाना। अगर क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वहाँ पर जाइए और सारी कक्षाएँ देख लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।